Guys, this is Zoologist AK and I am here to talk about axis and pattern formation in chick. So, to understand this axis and pattern formation in chick, we need to understand the cleavage pattern and the gastrulation stage of the chick embryo. Because when we will understand the axis and pattern formation, we will come across the terms like collar sickles, epiblast, hypoblast, and the most important is PMZ, that is stand for posterior marginal zone, and this we can only understand by these cleavage and gastrulation studies. So these are the main topics in the developmental biology or in the developmental stage of the chick. We call this chick in scientific term Gallus and Gallus. It belong to the class Aves, that is birds, and it is also belong to the amniotes. We know that amniotes are those vertebrates that consist an amnion, and it is the water sac in the embryo, and it consists interconnected membrane like chorion, allantois, and yolk sac, allantois, and chorion. देन अगर मैं बात करूं क्लीवेज की, तो जो हमारा चिक होता है उसमें डिस्कोइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है. तो जब मैं बात कर रही हूँ मेरोब्लास्टिक क्लीवेज की, तो इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट क्लीवेज. इनकम्प्लीट क्लीवेज क्या होता है? मेरोब्लास्टिक क्लीवेज में एक पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का जो क्लीव होता है. जैसे कि जो एग है चिक हमारा किस में इंक्लूड होता है? बर्ड्स में. तो जो चिक है उसका एग लार्ज होता है, एक्सट्रीमली योकी होता है, जिसको हम बोलते हैं टेलोलेसिथल एग. जो एग होता है बर्ड्स का, फिश का, उनमें एक स्मॉल एरिया होता है एग का जो फ्री होता है योक से. बाकी पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो फिल होता है योक से, इसीलिए इसको टेलोलेसिथल एग बोला जाता है. और इसी वजह से जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन जब स्टार्ट होता है वो मोरुला के बाद, तो उसमें जो डिवीजन होगा वो सबसे पहले एक स्मॉल डिस्क में स्टार्ट होगा, जिसको हम ब्लास्टोडिस्क बोलते हैं बर्ड्स के केस में. इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्कोइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज. मेरोब्लास्टिक इसीलिए क्योंकि ये इनकम्प्लीट क्लीवेज है, क्योंकि ये एक ऐसे पॉइंट से स्टार्ट होता है जहाँ पे योक बिल्कुल कम होता है और उस पॉइंट को ब्लास्टोडिस्क बोला जाता है, और ये इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है. तो जब मैं बात कर रही हूँ बर्ड्स के एग की, तो इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म लोकेट करता है स्मॉल आइलैंड्स में ऑन टॉप ऑफ योक मास, और वहीं से हमारा डिवीजन स्टार्ट होता है. ये जो हमारा एग होता है चिक का, वो ऐसा होता है, उसकी डेवलपमेंटल स्टेज इतनी क्लियर होती है कि अगर हम उसको कट करें तो हम उसकी डेवलपमेंटल स्टेज को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं. फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो चिक एग होता है उसका फर्टिलाइजेशन हैंड्स के ओविडक्ट में होता है. मैमल्स का हमें पता है कि वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है, एम्पुला वाले रीजन में. सेम जो हैन होता है उसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वो ओविडक्ट में होता है, और डिस्कोइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है. तो हम सबसे पहले समझेंगे कि क्लीवेज कैसे होता है चिक एम्ब्रियो में. बर्ड्स में क्लीवेज होता है वो स्टार्ट होता है ब्लास्टोडिस्क से. ब्लास्टोडिस्क एक स्मॉल डिस्क होती है जो योक के ऊपर लाई करती है, और इसके सेंटर से पास होता है फर्स्ट फरो ऑफ क्लीवेज, और उसके बाद वो क्या क्रिएट करता है? ब्लास्टोडर्म क्रिएट करता है. ब्लास्टोडर्म्स क्या होती है? सेल का क्लस्टर होता है, और वो सेल का क्लस्टर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में क्रिएट हो जाता है, और उसके नीचे योक लाई करता है, और योक और ब्लास्टोडर्म के बीच में गैप होता है जिसको हम बोलते हैं सब जर्मिनल कैविटी. क्या बोला जाता है उसको? सब जर्मिनल कैविटी. सब जर्मिनल कैविटी. ये सब जर्मिनल कैविटी तब क्रिएट होती है जब जो ब्लास्टोडर्म्स की जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं ये क्या करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं. ये वाटर को किससे एब्जॉर्ब करती हैं? एल्ब्यूमिन से. हमें पता है एल्ब्यूमिन क्या होता है? एग वाइट होता है, और ये सिक्रेट करती है फ्लूइड को अपनी इन सेल्स के अंदर भी और योक में भी, जिसकी वजह से एक सब जर्मिनल कैविटी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है. तो फिर उसके बाद क्या होता है? जो
यहाँ ब्लास्टोडर्म होता है, ब्लास्टोडर्म की जो डीप सेल्स होती हैं वो शेड हो जाती हैं, वो या तो शेड हो जाती हैं या फिर वो डेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या क्रिएट करती हैं, एक वन सेल की थिक लाइनिंग छोड़ देती हैं पीछे, जिसको हम एरिया पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया पेलुसिडा बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है ब्लास्टोडर्म्स का, ये एक्चुअल एम्ब्रियो को फॉर्म करता है। और जो पेरिफेरल लाइनिंग जो होती है, पेरिफेरल लाइनिंग जो होती है, वहाँ पे कोई सेल जो है वो शेड नहीं होती, कोई डेड नहीं होती, उस एरिया को बोला जाता है एरिया ओपेका। तो ये जो वाला रीजन है ये एरिया ओपेका है, और ये वाला जो रीजन है ये एरिया पेलुसिडा है। और एरिया ओपेका और एरिया पेलुसिडा के बीच में एक रीजन लाई करता है जिसको बोला जाता है मार्जिनल जोन। क्या बोला जाता है? मार्जिनल जोन। कुछ मार्जिनल जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये सेल फेथ को डिटरमाइन करते हैं। सेल फेथ का मतलब होता है कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म फॉर्म करते हैं, और उसके बाद एक्टोडर्म से क्या फॉर्म होगा, मेसोडर्म से क्या फॉर्म होगा, और एंडोडर्म से क्या फॉर्म होगा, वो सब क्रिएट होता है। सेकेंड पॉइंट है क्लीवेज के बाद गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? बेसिकली ये मेजर मूवमेंट होती है इसमें सेल्स की। अगर सेल्स की मूवमेंट नहीं होंगी तो हमारी जर्म लेयर फॉर्म नहीं होंगी, और बेसिक जो मैकेनिज्म होता है गैस्ट्रुलेशन का, वो और मेन जो प्रिंसिपल होता है और मेन एम जो होता है वो यही होता है कि वो 3 जर्म लेयर फॉर्म कर दे। हमारे 3 जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो क्या होता है गैस्ट्रुलेशन में? ये इन्वॉल्व करता है मेजर मूवमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस टू इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रॉय। और ये जो मूवमेंट है ये 3 लेयर बॉडी प्लान क्रिएट करती है और एक ट्रिप्लोप्लास्टिक बॉडी प्लान क्रिएट करती है एनिमल्स में, ताकि उनके ऑर्गन्स और टिश्यू फॉर्म हो सके इन 3 जर्म लेयर से। एक्टोडर्म से जैसे हमारे ब्रेन्स, हमारी स्किन, हमारी आइज, ये सब फॉर्म होती है। एंडोडर्म से हमारे गट वाले पार्ट फॉर्म होते हैं, जैसे मेसोडर्म से हमारा हार्ट, ये सब फॉर्म होता है। तो ये लेयर जब फॉर्म होती है तो उस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन बोला जाता है। तो गैस्ट्रुलेशन में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि सेल मूवमेंट कैसे होती है प्रिमिटिव स्ट्रिक की, क्योंकि प्रिमिटिव स्ट्रिक एक ऐसा ऑर्गेनाइजर होता है बर्ड्स में, ऑर्गेनाइजर की तरह ये एक्ट करता है, और जिसकी अंदर से सेल माइग्रेट करती हैं और फिर हमारा 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होती हैं बाद में, जो फैट में क्रिएट करती हैं चिक एम्ब्रियो में। और हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कैसे फॉर्मेशन होती है एंडोडर्म और मेसोडर्म्स की, और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिक सिग्नलिंग क्या होती है गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे। जैसे ही जो मुर्गी होती है वो अंडा देती है तो उसमें ब्लास्टोडर्म जो फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने बात की कि ब्लास्टोडर्म फॉर्म होता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, उसमें अबाउट क्या होती हैं 50,000 सेल्स कंसिस्ट करता है। तो इस टाइम पे जो सेल्स हैं एरिया पेलुसिडा की, जो हमारा ब्लास्टोडर्म था उसकी जो इनर सेल्स जो शेड हो गई थी और डेड हो गई थी, तो एक लेयर, 1 लेयर थिक एक सेल का लेयर बनी थी, उसको हमने एरिया पेलुसिडा बोला था, वो सरफेस पे रह जाती है और अपर लेयर फॉर्म कर देती है, और उस अपर लेयर जो वो फॉर्म करती है उसको बोला जाता है एरिया पेलुसिडा एपीब्लास्ट सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं ये सारी एरिया पेलुसिडा एपीब्लास्ट सेल्स हैं। फिर और जो एग देने के बाद जो एपीब्लास्ट की लोकल थिकनिंग हो जाती है, ये तो क्या है एग देने से पहले है, जब एग देने के बाद जो लोकल थिकनिंग हो जाती है एपीब्लास्ट की, वो क्रिएट करती है कोलर सिकल। क्या क्रिएट करती है? वो कोलर सिकल क्रिएट करती है, जो पोस्टीरियर एज पे फॉर्म होता है। जो हमारी एरिया पेलुसिडा है, जो एपीब्लास्ट सेल्स हैं, इनके पोस्टीरियर रीजन पे फॉर्म होता है कोलर सिकल। और एरिया ओपेका और कोलर सिकल के बीच में, एरिया ओपेका और कोलर सिकल के बीच में हमें पता है एरिया ओपेका क्या होती है, जो सेल्स पेरिफेरी पे लाई करती है ब्लास्टोडर्म्स की और शेड नहीं होती, वो एरिया ओपेका फॉर्म करती है। तो एरिया ओपेका के बीच में और कोलर सिकल के बीच में एक बेल्ट की तरह एक रीजन होता है जिसको हम पोस्टीरियर मार्जिनल जोन बोलते हैं और PMZ बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्म करने में, जब हम चिक की बात करते हैं उस टाइम पे। तो जो एक शीट होती है सेल्स की पोस्टीरियर बाउंड्री पे एरिया पेलुसिडा के बीच में, एरिया जो हमारा पेलुसिडा है उसके बीच में, ये हमारा एरिया पेलुसिडा है इसके बीच में, और हमारा मार्जिनल जोन के बीच में एक शीट फॉर्म होती है। कहाँ पे? उसके नीचे एंटीरियरली एक शीट फॉर्म होती है, और जो सेल्स हैं एंटीरियर रीजन में एपीब्लास्ट के जो एंटीरियर रीजन में जो सेल्स हैं वो डिटरमाइंड हो जाती हैं कि हमें यही रीजन बनाना है, और वो एपीब्लास्ट से अटैच रहती हैं।
और वो जब एपीब्लास्ट से अटैच रहती हैं, एंटीरियर जो एपीब्लास्ट के एंटीरियर रीजन में कुछ सेल्स होती हैं जो उससे अटैच रहती हैं और डिटरमाइंड होती हैं, वो सेल्स छोटे छोटे आइलैंड बना देती हैं, उनको बोला जाता है हाइपोब्लास्ट। ये एक आर्चीपिलागो की तरह दिखाई देता है। आर्चीपिलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये भी छोटी छोटी सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं, अबाउट 5 to 20 सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं जो आइलैंड की तरह यहाँ पे अटैच रहते हैं एंटीरियर रीजन में एपीब्लास्ट से, और ये डिटरमाइंड रहते हैं। तो जो ये सीट है सेल्स की जो एंटीरियरली ग्रो कर रही है, ये शीट किससे ग्रो कर रही है? ये कोलर सिकल से ग्रो कर रही हैं। और ये किसके साथ कंबाइन कर जाती हैं? ये प्राइमरी हाइपोब्लास्ट सेल्स के साथ कंबाइन कर जाती है। ये जो हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं ये क्या बना देती हैं? प्राइमरी हाइपोब्लास्ट सेल्स बना देती हैं, और उसके बाद ये कंबाइन होके एक सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट सेल्स बना देती हैं। तो इसके बाद हमारा जो ब्लास्टोडर्म्स है वो 2 लेयर्ड हो जाता है। एक तो एपीब्लास्ट हो गया, एक तो ऊपर वाली लेयर होगी ये एपीब्लास्ट होगी, और नीचे वाली लेयर हमारी हाइपोब्लास्ट होगी। तो इस टाइम पे हम बोलते हैं कि जो ब्लास्टोडर्म्स है वो टू लेयर यहाँ पे हो गया है, जो एक दूसरे से ज्वाइन किया गया है मार्जिनल जोन के थ्रू, जिसको हम PMZ बोलते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे ज्वाइन किया गया है। और किसके थ्रू ज्वाइन किया गया है? एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट जो है वो एरिया ओपेका और एरिया पेलोसिडा के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन किया गया है। वैसे तो जो अगर हम एवियन एम्ब्रियो की बात करें, लाइक चिक एम्ब्रियो की बात करें, तो इंटायरली उसमें जो एम्ब्रियो होती है वो किसके थ्रू फॉर्म की जाती है? वो फॉर्म की जाती है एपीब्लास्ट के थ्रू। बट हाइपोब्लास्ट यहाँ पे सिग्नलिंग का काम करता है, वो सिग्नलिंग देता है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म करता है, लाइक योक सैक स्टॉक फॉर्म करता है, कोरियन एमनियन फॉर्म करता है, लेंटोइस फॉर्म करता है, और केमिकल सिग्नलिंग देता है ताकि एपीब्लास्ट सेल्स माइग्रेट कर पाए। आता है हमारा कि कैसे प्रिमिटिव स्टिक फॉर्म होता है, कैसे उससे सेल माइग्रेट करती है और कैसे सेल फेथ क्रिएट करती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेप्टाइल्स की ग्रुप्स की, तो वहाँ पे जो गैस्ट्रुलेशन है वो माइग्रेशन के थ्रू स्टार्ट होती है, और वो एम्फीबियन में लाइक ब्लास्टोपोर से सेल माइग्रेट करती हैं। तो ऐसे ही एवीज में और जो हमारे बर्ड्स होते हैं और मैमल्स में वहाँ पे गैस्ट्रुलेशन कैसे स्टार्ट होती है? प्रिमिटिव स्ट्रिक की फॉर्मेशन से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि प्रिमिटिव स्ट्रिक से ही सेल्स माइग्रेट करती हैं। तो क्या होता है, जो हमारी कोलर सिकल होता है, जो मैंने अभी बात की कोलर सिकल, जो कोलर सिकल होता है इससे डेवलप करता है इस जो अराइज करता है हमारा प्रिमिटिव स्ट्रिक। और ये किसके ऊपर अराइज करता है? ये प्रिमिटिव स्ट्रिक की अराइज कर रहा है यहाँ पे। तो ये कोलर सिकल से अराइज होता है, और किसके अबो? एपीब्लास्ट सेल्स के अबो ये अराइज करता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमारा प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्म होता है उसमें जो सेल्स होती हैं वो इंग्रेश करना स्टार्ट कर देती हैं, और वो प्रिमिटिव ग्रूव बना देती हैं, प्रिमिटिव ग्रूव बना देती हैं। जैसे कि हम इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रिमिटिव ग्रुप बन गया है। ये स्ट्रिक के अंदर फॉर्म होता है। बहुत सारी जो माइग्रेटिंग सेल्स हैं इस प्रिमिटिव ग्रुप से माइग्रेट करती हैं, और ये गेटवे प्रोवाइड करता है कुछ डीप लेयर्स की जो सेल्स होती हैं उनको कि यहाँ से वो पास हो जाए। तो प्रिमिटिव ग्रुप जो है वो काफ़ी होमोलोगस होता है एम्फीबिया के ब्लास्टोपोर लिप से, और उसी की तरह एक्ट करता है। अगर हम प्रिमिटिव स्ट्रिक के एंटीरियर, ये हमारा एंटीरियर एंड है, ये हमारा पोस्टीरियर एंड है, तो एंटीरियर एंड पे देखें तो एक रीजनल थिकनिंग हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हेंशन नोड बोलते हैं। ये जो हेंशन नोड है इसको हम प्रिमिटिव नोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव नोड भी बोला जाता है इसको। जो सेंटर होता है हेंशन नोड का, ये जो सेंटर है ये एक फनल शेप्ड का, एक फनल जैसा शेप्ड में ये क्या बना देता है? एक डिप्रेशन सा बना देता है, जिसको प्रिमिटिव पिट बोला जाता है, जिसमें से सेल्स एंटर करती हैं एम्ब्रियो में और क्या फॉर्म करती हैं? नोटोकोड फॉर्म करती हैं, नोटोकोड फॉर्म करती हैं और प्रीकोडल प्लेट फॉर्म करती हैं, नोटोकोड एंड प्रीकोडल प्लेट। और जो हेंसन नोड है वो हमारे डोर्सल लिप, जैसे एम्फीबियंस में ब्लास्टोपोर का डोर्सल लिप जो होता है उसकी तरह फंक्शन करती है। जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है वो मेजर बॉडी एक्सिस जो है बर्ड्स की वो डिफाइन करती है। ये एक्सटेंड करती है, प्रिमिटिव स्ट्रिक कैसे एक्सटेंड करती है? ये एक्सटेंड करती है पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ।
इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ, ये पोस्टीरियर रीजन होता है और ये एंटीरियर रीजन होता है। तो ये पोस्टीरियर से स्टार्ट होती है, कोलर सिकल से स्टार्ट होती है और एपिप्लास्ट के अबो मूव करती जाती है और एंटीरियर तक ये ग्रो करती है और इससे सेल्स माइग्रेट करती हैं। सेल्स माइग्रेट करने के लिए प्रिमिटिव स्टेज से डोर्सल साइड से एंटर करती हैं। डोर्सल साइड से वो एंटर करेंगी और वो वेंट्रल साइड में मूव करेंगी, जिसकी वजह से लेफ्ट पोर्शन जो होता है एम्ब्रियो का वो राइट पोर्शन से सेपरेट हो जाता है। जो एक्सिस होती है स्ट्रिक की वो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस के इक्विवेलेंट होती है, जैसे एम्फीबियंस में डोर्सल वेंट्रल एक्सिस होती है, ऐसे ही यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रिक की जो है वो पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ मूव करती है। जो एंटीरियर एंड होता है स्ट्रिक का, हैंसन नोड्स जो होता है वो हमें क्या देता है, प्रीकोडल मेसोडर्म देता है। हैंसन नोड हमें क्या देता है, हैंसन नोड हमें देता है प्रीकोडल मेसोडर्म, प्रीकोडल मेसोडर्म देता है, नोटोकोड देता है, नोटोकोड देता है और क्या देता है, और देता है मीडियल पार्ट ऑफ सोमाइट्स, मीडियल पार्ट्स ऑफ सोमाइट्स ये जनरेट करता है। और सेल्स जो मिडल में जो हमारा प्रिमिटिव स्ट्रिक है उसके मिडल में के मिडल से पास होके जाती हैं, वो क्या देता है, वो देता है हमें लेटरल पार्ट ऑफ सोमाइट्स, लेटरल पार्ट ऑफ सोमाइट्स, हार्ट देता है एंड किडनी देता है। तो जो सेल्स एंटीरियर में जाती हैं वो प्रीकोडल मेसोडर्म देंगी, नोटोकोड देंगी और मिडिल पार्ट ऑफ सोमाइट्स देंगी। बट जो हमारे मिडिल पार्ट से होके गुजरेगा स्ट्रिक के, वो लेटरल पार्ट ऑफ सोमाइट्स क्रिएट करेगा, हार्ट क्रिएट करेगा और किडनी को फॉर्म करेगा। जो सेल्स होती हैं जो पोस्टीरियर पार्ट में रहती हैं स्ट्रिक के, जो स्ट्रिक के पोस्टीरियर पार्ट में रहती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, वो बनाती हैं लेटरल, जो पोस्टीरियर पार्ट में रहती हैं हमारे स्ट्रिक के, वो लेटरल प्लेट बनाती हैं और एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेसोडर्म बनाती हैं, लेटरल प्लेट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेसोडर्म बनाती हैं। और जब इंग्रेशन हो जाता है मेसोडर्म सेल्स का, तो जो एपिब्लास्ट सेल्स हैं वो आउटसाइड में रहती हैं, स्ट्रिक के आउटसाइड में रहती हैं और वो मीडियल डोर्सल स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं न्यूट्रल प्लेट का। मतलब जो एपिब्लास्ट सेल्स होती हैं, एपिब्लास्ट सेल्स वो अवे रहती हैं, स्ट्रिक से दूर रहती हैं और वो बाद में डोर्सल मीडियल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है न्यूरल प्लेट का। और दूस एपिब्लास्ट सेल्स जो हमारी जो एपिब्लास्ट सेल्स हमारी क्लोज होती हैं स्ट्रिक के क्लोज होती हैं, वो तो हमारे मीडियल और डोर्सल पार्ट फॉर्म करती हैं न्यूरल प्लेट के, और जो सेल्स दूर होती हैं वो एपिडर्मिस बना देती हैं। जो स्ट्रिक के दूर होंगी वो एपिडर्मिस और जो क्लोज होंगी वो क्या बनाएंगी, न्यूरल प्लेट की मीडियल एंड डोर्सल स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कैसे मेसोडर्म फॉर्म होती है और एंडोडर्म फॉर्म होती है हमारी गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे। तो जो फर्स्ट सेल्स होती है जो माइग्रेट करती है हैंसन नोड से, वो क्या बन जाती है, वो फेरेंजियल एंडोडर्म बन जाती है। क्या बन जाती है, फेरेंजियल एंडोडर्म, फेरेंजियल एंडोडर्म्स बन जाती है। कौन बन जाती है, जो पहली सेल हैंसन नोड से माइग्रेट करती है वो फेरेंजियल एंडोडर्म बन जाती है। और ये फेरेंजियल एंडोडर्म क्या फॉर्म करती है, फोरगट फॉर्म करती है। और जो एम्ब्रियो के अंदर होती है जब ये सेल्स, तो ये एंडोडर्मल सेल्स एंटीरियरली माइग्रेट करती हैं, एंटीरियर डायरेक्शन में माइग्रेट करती हैं। और हाइपोब्लास्ट सेल्स को हमें पता है, एक अपर वाली लेयर जो थी हमारी एपिब्लास्ट थी और जो लोअर वाली लेयर थी वो हमारी हाइपोब्लास्ट थी। तो जब ये हमारी फेरेंजियल एंडोडर्म सेल्स एंटीरियरली माइग्रेट करेंगी तो इन हाइपोब्लास्ट सेल्स को ये क्या कर देंगी, डिस्प्लेस कर देंगी, जिसकी वजह से जो हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं वो एंटीरियर रीजन में कन्फाइंड हो जाएंगी और ये पोर्शन फॉर्म कर देंगी। किसका पोर्शन फॉर्म कर देंगी हाइपोब्लास्ट सेल्स, एरिया पेलुसिडा का पोर्शन फॉर्म कर देंगी, एरिया पेलुसिडा का। ये जो एंटीरियर रीजन होगा इसको बोलेंगे हम जर्मिनल क्रेसेंट, जर्मिनल क्रेसेंट। और ये कोई भी एम्ब्रोनिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा, बल्कि ये जर्म सेल्स को फॉर्म करेगा। जब रिप्रोडक्शन वगैरह होगा या गोनाड्स फॉर्म होंगे उस टाइम पे ये पार्टिसिपेट करेगा किसी डेवलपमेंटल प्रोसेस में। और जो नेक्स्ट सेल्स है जो हैंसन नोड में एंटर करेंगी वो मूव करती है एंटीरियरली
और वो क्या फॉर्म करती है, प्रिजम्पटिव फोरगट की एंडोडर्मल सेल्स को फॉर्म करती हैं। मतलब फोरगट फॉर्म होने से पहले जो पार्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव, तो उस सेल्स की एंडोडर्मल सेल्स को ये फॉर्म करती हैं और ये एंडोडर्म और एपिब्लास्ट के बीच में रहती हैं, एंडोडर्म और एपिब्लास्ट के बीच में रहती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, प्रीकोडल प्लेट मेसोडर्म, प्रीकोडल प्लेट मेसोडर्म फॉर्म करती हैं, मेसोडर्म। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हेड होता है बर्ड्स का वो एंटीरियर फॉर्म होता है, एंटीरियर किसके, हैंसन नोड के एंटीरियर रीजन में फॉर्म होता है। ये हैंसन नोड है, हैंसन नोड के एंटीरियर रीजन में हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, हेड प्रोसेस फॉर्म हो जाती है। जो नेक्स्ट सेल्स हैं जो हैंसन नोड से पास होती हैं वो क्या बन जाती हैं, कोर्डा मेसोडर्म बन जाती हैं, कोर्डा मेसोडर्म फॉर्म होती हैं। और जो कोर्डा मेसोडर्म होती हैं इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट होता है हेड और दूसरा कंपोनेंट होता है इसका नोटोकोर। तो जो मोस्ट एंटीरियर पार्ट है वो हेड प्रोसेस फॉर्म कर देता है बाय सेंट्रल मेसोडर्म सेल्स। जो सेंट्रल मेसोडर्म्स होंगी, जो सेंट्रल मेसोडर्म्स होंगी इस कोर्डा मेसोडर्म की, इस कोर्डा मेसोडर्म से जो सेंट्रल मेसोडर्म सेल्स फॉर्म होंगी वो एंटीरियरली माइग्रेट करेंगी हैंसन नोड के और हेड प्रोसेस को फॉर्म कर देंगी। और जो इस प्री कोडल मेसोडर्म्स के पीछे माइग्रेट करेंगी वो रोस्ट्रल रिप, जो रोस्ट्रल टिप होता है उसके टुवार्ड्स माइग्रेट करेंगी एम्ब्रियो के। और जो हेड प्रोसेस है वो हमारी बाद में डिवाइड हो जाएगी फोर ब्रेन और मिड ब्रेन में। जैसे ही हमारे यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रिक जो है उसकी जो सेल्स हैं वो रिग्रेस करती हैं और वो रिग्रेस करती हैं, मतलब कि वो पहले एक्सटेंडेड स्टेट में थी बट वो फिर वो रिग्रेस करती करती पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी और एक्सटिंक्ट हो जाएगी। उस टाइम पे क्या होता है, ये हैंसन नोड भी हमारी क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है और रिग्रेस कर जाती है। एक स्मॉल रीजन होता है, क्या होता है, ए स्मॉल रीजन, एक स्मॉल रीजन होता है न्यूरल एक्टोडर्म का, न्यूरल एक्टोडर्म, न्यूरल एक्टोडर्म का एक स्मॉल रीजन होता है लेटरल पोजीशन में और पोस्टीरियर पोजीशन में। इस हैंसन नोड के लेटरल और पोस्टीरियर पोजीशन में न्यूरल एक्टोडर्म का छोटा सा रीजन होता है जो क्या देता है, नर्वस सिस्टम को क्रिएट करता है बाद में, जिसमें हमारा उस नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है हमारा पोस्टीरियर हिंड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। मीन्स ये जो लेटरल पोस्टीरियर पोर्शन में न्यूरल एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है बाद में पोस्टीरियर हिंड ब्रेन और स्पाइनल कोड की फॉर्मेशन करती है। ये अपीयर होता है कि जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और हमारे फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं FGF सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ये किस में होते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रिक में। और फ्यूचर जो सोमाइट फॉर्म करती हैं, फ्यूचर सोमाइट, फ्यूचर सोमाइट किससे फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं पैरा एक्सियल मेसोडर्म से। इसमें एक सिग्नलिंग चलती है जिसकी वजह से ये प्रिमिटिव स्ट्रिक वाला रीजन यंग रहता है और अनडिफ्रेंशिएटेड रहता है, क्योंकि हमें पता है कि गैस्ट्रुलेशन के बाद प्रिमिटिव स्ट्रिक जो है वो रिग्रेस कर जाती है बट ये रीजन फिर भी अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट में रहता है। ये इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की वजह से हमेशा यंग रहता है। तो समझते हैं कि कैसे सिग्नलिंग होती है जो रेगुलेट करती है इस प्रिमिटिव स्ट्रिक और इस एक्सिस के एक्सटेंशन को चिक एम्ब्रियो में। तो जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8, ये इनहिबिट करता है एक्सप्रेशन किसका, रेटिनोइक एसिड का। और रेटिनोइक एसिड की एक्सप्रेशन को इनहिबिट करने के लिए ये इसके एंजाइम को इनहिबिट करता है और इसका एंजाइम होता है RALDH2। ये होता है रेटिनोइक एसिड सिंथेसाइजिंग एंजाइम, रेटिनोइक एसिड सिंथेसाइजिंग एंजाइम। और ये एंजाइम जो है वो प्री सोमेटिक मेसोडर्म्स में, जो कि हमारी फ्यूचर सोमाइट होती हैं, उसमें इसको इनहिबिट कर देता है। कौन इनहिबिट कर देता है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से रेटिनोइक एसिड जो है वो प्री सोमेटिक मेसोडर्म में, जो कि हमारी फ्यूचर सोमाइट बनती हैं, उसमें ये एक्सप्रेस नहीं हो पाता। और जो रेटिनोइक एसिड होता है ना वो एक्सप्रेस होता है बाय किससे बाइंड करके, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर से बाइंड करके। और ये रेटिनोइक एसिड होता है RAR बीटा, RAR बीटा रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर। और ये किस में प्रेजेंट होता है, न्यूरल एक्टोडर्म में प्रेजेंट होता है, न्यूरल एक्टोडर्म में ये प्रेजेंट होता है। थस जो रेटिनोइक एसिड है वो
डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता सेल्स को कोडल लेटरल एपिब्लास्ट में। जो कोडल लेटरल एपिब्लास्ट है, क्या है, कोडल लेटरल एपिब्लास्ट जो है, इसमें रेटिनोइक एसिड सेल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, क्योंकि ये क्या किया जा रहा है, ये ब्लॉक किया जा रहा है यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 के थ्रू। क्या होता है एपिब्लास्ट सेल्स में, जो ये कोडल एपिब्लास्ट सेल्स हैं, दो सेल्स ये एडजेसेंट होती है हैंशन नोड के और स्ट्रिक्ट बॉर्डर के, और ये क्या फॉर्म करती हैं, ये कोडल लेटरल एपिब्लास्ट सेल्स हमारी लेटरल और डोर्सल पार्ट फॉर्म करती हैं, लेटरल और डोर्सल पार्ट फॉर्म करती हैं ये न्यूरल ट्यूब का। तो इन न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन तभी हो पाती है जब ये रेटिनोइक एसिड इनहिबिशन स्टेट में होगा, इनहिबिट होगा और एक्सप्रेस नहीं हो रहा होगा। और इसका इनहिबिशन किसके थ्रू किया जाता है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 के थ्रू। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 इनहिबिट करता है एसएचएच को, सोनिक एजोक के एक्सप्रेशन को, किसमें, न्यूरल ट्यूब के फ्लोर प्लेट में, न्यूरल ट्यूब के फ्लोर प्लेट में ये इनहिबिट करता है सोनिक एजोक को, ताकि ये कंट्रोल कर सके, क्या कंट्रोल कर सके, वेंट्रल पैटर्निंग जीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 जो है वो इस न्यूरल ट्यूब के फ्लोरल प्लेट में सोनिक एजोक को इनहिबिट कर देता है, ताकि एक्सप्रेशन हो सके उन जीन्स का जो वेंट्रल पार्ट को, वेंट्रल एक्सिस को और वेंट्रल पैटर्निंग को फॉर्म करेंगे। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो होता है, इसकी सिग्नलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है डिफरेंट फेट मैप की डेवलपमेंट में और एक्सिस फॉर्मेशन में, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती है डेल्टा फर्स्ट के एक्सप्रेशन में, डेल्टा फर्स्ट एक्सप्रेशन में। और ये डेल्टा फर्स्ट का जो एक्सप्रेशन होता है वो कोडल लेटरल प्लेट एपिब्लास्ट के मीडियल रीजन में होता है। मीडियल, मैंने बोला कि ये मीडियल और डोर्सल पार्ट फॉर्म करता है, तो जो मीडियल रीजन जो होता है उसमें एक्सप्रेस होता है ये डेल्टा 1, और इसका एक्सप्रेशन करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8। और जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 है, इसका अनदर जो बेसिक रोल होता है वो ये होता है कि प्रमोट करवाता है एक्सप्रेशन वेंट 8C का, किसका, वेंट 8C का एक्सप्रेशन करवाता है। और ये फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 का जो डीके है, किसमें, कोडल पैराएक्सियल मेसोडर्म में जो इसका डीके है, और वेंट जो सिग्नलिंग है वो किसके थ्रू करी जाती है, वेंट 8C के थ्रू। और ये प्रमोट करता है कहाँ पे, कोडल पैराएक्सियल मेसोडर्म में प्रमोट करता है एक्सप्रेशन किसका, RLDH2, जो कि रेटिनोइक एसिड सिंथेसाइजिंग एंजाइम है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 तो इनहिबिट हो गया, और यहाँ पे हमारा RLDH2 एक्सप्रेस हो गया, जिसकी वजह से रेटिनोइक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, और हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, डिफरेंट एक्सिस यहाँ पे फॉर्म हो जाती है और फेट मैप यहाँ पे डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है एक्सिस स्पेसिफिकेशन एंड एवियन ऑर्गेनाइजर। तो एक्सिस स्पेसिफिकेशन की जब बात करते हैं तो आती है हमारी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस एंड राइट और लेफ्ट एक्सिस आती है बर्ड्स के केस में, जो हम मेनली स्टडी करते हैं, ठीक है। लेटरल वेंट्रल नहीं करते, एंटीरियर पोस्टीरियर करते हैं, राइट और लेफ्ट करते हैं। तो एंटीरियर पोस्टीरियर की जब बात करते हैं तो उसमें मेजर रोल प्ले करता है ग्रेविटी और PMZ स्टैंड फॉर पोस्टीरियर मार्जिनल जोन। तो क्या होता है, जो हैंड का रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसमें जो ओवम होता है वो रोटेट करता है 2 आवर्स तक। तो क्या होता है, 2 आवर्स तक जब वो रोटेट करता है तो उसका रिवोल्यूशन इतना फास्ट होता है कि रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, जिसकी वजह से योग का कुछ पार्ट शिफ्ट हो जाता है रोटेशन की वजह से। तो वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से और जो वो रोटेट कर रहा है उसकी वजह से उसका योग जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, जो योग होता है बर्ड का उसमें एक लाइटर कंपोनेंट होता है, और वो जो लाइटर कंपोनेंट होता है वो कंसिस्ट करता है मैटरनल डिटर्मिनेंट को। और वो मैटरनल डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, जो पहले से ही ये डिसाइड कर चुके हैं वो जो सिग्नलिंग मोलेक्यूल या सेल्स कि हमें ये पार्ट फॉर्म करना है, ये ऑर्गन फॉर्म करना है, ये टिश्यू फॉर्म करना है, उनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो ये मैटरनल डिटर्मिनेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए, ये नीचे लाई कर जाते हैं और ऊपर वाले पोर्शन पे हमारा ये ब्लास्टोडर्म के नीचे लाई कर जाते हैं ये मैटरनल डिटर्मिनेंट। और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा बाद में क्या फॉर्म करता है, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन बन जाता है, जहाँ से हमारा पोस्टीरियर मार्जिनल जोन बन जाता है, और जहाँ से हमारा क्या फॉर्म होता है, प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्म होती है, प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्म होती है। और इस प्रिमिटिव स्ट्रिक के बाद ही सेल्स माइग्रेट करती हैं और सेल फेट जनरेट करती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें करंट एविडेंस की,
मतलब करंट एविडेंस की या जो हमारी रिसेंट स्टडी हुई है उनके अकॉर्डिंग जो मार्जिनल जोन होता है वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है वेंट 8C। वेंट एट जो सी है इसकी कैपेबिलिटी होती है कि अक्यूमुलेशन करवाए किसका, बीटा कैटेनिन का अक्यूमुलेशन करवाए। ये जो बीटा कैटेनिन होता है इसका मेजर रोल क्या होता है, ये बीटा कैटेनिन वेंट सिग्नलिंग का एक मेडिएटर होता है और ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेटर की तरह एक्ट करता है। ये क्या कंट्रोल करता है, डिफरेंट सेल साइकिल से रिलेटेड जितने भी जीन्स होते हैं उनको, उनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है ये। तो सेल के डिफ्रेंशिएशन में मेजर रोल प्ले करता है डेवलपमेंट के टाइम पे। फिर यहाँ पे PMI नहीं होगा, PMZ होगा। PMZ क्या है, पोस्टीरियर मार्जिनल जोन, जिसके बारे में अभी हमने स्टडी की थी। तो पोस्टीरियर मार्जिनल जोन जो है वो सिक्रेट करता है VG1। ये एक मेंबर होता है ट्रांसक्रिप्शन ग्रोथ फैक्टर बीटा फैमिली से बिलोंग करता है ये। और जो वेंट C है और उसके साथ जो VG फर्स्ट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्ट करते हैं और इंड्यूस करते हैं एक्सप्रेशन किसका, नोडल का। जो नोडल का एक्सप्रेशन है वो बेसिकली एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस की स्पेसिफिकेशन में यूज होता है डेवलपमेंट के टाइम पे। ये भी एक ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा फैमिली से बिलोंग करता है ये प्रोटीन। और जो हमारा नोडल प्रोटीन होता है उसका मेजर रोल हमारा प्रिमिटिव स्ट्रिक में होता है कि ये इनिशिएट करता है प्रिमिटिव स्ट्रिक की फॉर्मेशन। जो नोडल होता है वो प्रिमिटिव स्ट्रिक की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर होता है। बट यहाँ पे इसका एक एंटागोनिस्ट होता है, वो होता है सरबेरस। सरबेरस इसका एंटागोनिस्ट होता है जो प्राइमरी हाइपोब्लास्ट सेल्स के थ्रू सिक्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो प्रिमिटिव स्ट्रिक की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। बट जो हमारा प्राइमरी जब हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं वो यहाँ पे जो हमारा PMZ होता है उससे दूर मूव करती हैं। तो इस वजह से हमारा प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्म हो पाता है। और जब हमारा प्रिमिटिव स्ट्रिक अपने मैक्सिमम लेंथ में पहुंच जाता है तो नोडल अपना ही एक एंटागोनिस्ट सिक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्टी प्रोटीन। ये लेफ्टी प्रोटीन फिर प्रिवेंट करता है कि आगे और प्रिमिटिव स्ट्रिक की फॉर्मेशन ना हो। इवेंचुअली जो सरबेरस सिक्रेटिंग हाइपोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो फ्यूचर के एंटीरियर पार्ट में पुश कर दी जाती हैं एम्ब्रियो के, और वो न्यूरल सेल्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं जो बाद में फोरब्रेन का पार्ट बना देती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा लेफ्ट राइट एक्सिस फॉर्मेशन, लेफ्ट एंड राइट एक्सिस फॉर्मेशन इन केस ऑफ चिक एम्ब्रियो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, अगर हम यहाँ पे चिक की बात कर रहे हैं वो भी वर्टिब्रेट्स में आता है, एव्स में आता है, बर्ड्स में आता है। तो वहाँ पे अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की तो वहाँ पे हार्ट और स्प्लीन फॉर्म होता है, और अगर हम बात करें राइट के साइड की तो राइट साइड में हमारा लीवर फॉर्म होता है। तो ये जो दोनों साइड है ये एक दूसरे से डिस्टिंग्यूश कैसे की जाती है, दो फैक्टर्स के थ्रू की जाती है, दो प्रोटीन फैक्टर्स के थ्रू की जाती है। फर्स्ट है हमारा पैराक्राइन फैक्टर, डेट इज नोडल जो मेजर रोल प्ले करता है एक्सिस फॉर्मेशन में, और सेकंड है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर PTX2। तो क्या होता है, जैसे ही हमारी प्रिमिटिव स्ट्रिक अपनी मैक्सिमम लेंथ पे पहुंच जाती है तो एक जो ट्रांसक्रिप्शन होता है यहाँ पे सोनिक एजोग जीन का, SSH जीन का, किस साइड में, लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में इसका एक्सप्रेशन होता है। और इसका जो एक्सप्रेशन है वो जो हमारा यहाँ पे एक एक्टिविन होता है, एक्टिविन वो राइट साइड में सोनिक एजोग के एक्सप्रेशन को ब्लॉक करता है। और यहाँ पे एक होता है BMP4 और एक्टिविन दोनों ही मेजर रोल प्ले करते हैं सोनिक एजोग को सुप्रेस करने में और उसके एक्सप्रेशन को इनहिबिट करने में राइट साइड में। फिर क्या होता है हमारा जो यहाँ पे जो हमारे एक्टिविन है और हमारा BMP4 है वो यहाँ पे एक्टिवेट करवाते हैं फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 को। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 प्रोटीन को राइट साइड ऑफ द एम्ब्रियो ये एक्टिवेट कराते हैं, जिसकी वजह से फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 एक्टिवेशन के बाद ब्लॉक करता है एक्सप्रेशन किसका, पैराक्राइन फैक्टर का। और वो पैराक्राइन फैक्टर कौन सा है, वो पैराक्राइन फैक्टर है हमारा सरबेरस। तो ये जो सरबेरस है ये राइट साइड में क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। तो ये एक्सप्रेस किस में होगा, लेफ्ट साइड में एक्सप्रेस होगा।
तो सोनिक एजोग जो है वो लेफ्ट साइड में इस सर्बेरस प्रोटीन को क्या करवा देता है, एक्टिवेट करवा देता है, जिस विच इन दिस केस एक्ट विद बीएमपी टू स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ नोडल प्रोटीन। नोडल जो है वो एक्टिवेट करता है जो हमारा सर्बेरस है, फिर वो नोडल को एक्टिवेट करता है। नोडल किसको एक्टिवेट करता है, PTX2 को एक्टिवेट करता है। PTX2 जो जीन है वो यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है रिप्रेस करने में, किसको, स्नेल प्रोटीन को। और इन एडिशन लेफ्टी वन इन द वेंट्रल मिड लाइन, जो लेफ्टी वन को जो हमें पता है कि लेफ्टी वन क्या करता है, लेफ्टी वन एक इनहिबिटर होता है, नोडल का इनहिबिटर होता है। जो लेफ्टी वन है वो इनहिबिटर है नोडल का, और जो लेफ्टी वन है वो वेंट्रल रीजन में जो हमारा लेफ्टी वन होता है वो वेंट्रल रीजन में क्या करता है, सर्बेरस सिग्नलिंग को इनहिबिट करता है, ताकि वो क्या ना हो, उसके राइट साइड में ना जा पाए और वो किस में एक्सप्रेस हो, ओनली लेफ्ट साइड में एक्सप्रेस हो। तो जो PTX2 है वो एक मेजर रोल प्ले करता है एसिमेट्री क्रिएट करने में, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, एसिमेट्री मीन्स लेफ्ट और राइट, जो हमारी एक्सिस फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करता है। तो जो फर्स्ट एसिमेट्री है वो कब दिखाई देती है, वो तब दिखाई देती है जब हमारी हेंशन नोड फॉर्म हो जाती है चिक में, क्योंकि उस टाइम पे हमारे मेजर सिग्नलिंग मोलिक्यूल एक्टिवेट होते हैं, वो होता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 एंड सोनिक एजोग। ये इनको एक्सप्रेस करने वाली सेल्स जो है अरेंज करती है अपने आप को, कन्वर्ज करती हैं राइट और लेफ्ट एक्सिस में। इस तरह से हमारी राइट और लेफ्ट एक्सिस फॉर्म हो जाती है। So this was all about the development of chick. If you do like my video then please like, share, comment and subscribe. Thank you so much for watching my videos.